हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 3 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सारे के सारे 3 अंकों वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ना केवल आपके 3 अंकों में पूछे जा सकते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि 4 अंकों वाले क्वेश्चन में भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सारे के सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। डेफिनेट रूप से सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन है कि आपको कई सारे क्वेश्चन यहां से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या कारण थे। ठीक है, तो मेंडल जो है, आपको पता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर यानी कि उद्यान मटर के पौधे पर लगातार 7 वर्षों तक प्रयोग किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना, सबसे पहला तो यह क्वेश्चन है। तो मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि इसके कई सारे कारण थे। ठीक है, मटर के पौधे की अगर हम बात करें तो इसे हम आसानी से उगा सकते हैं, ये पहला इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक है, कि इसे हम आसानी से उगा सकते हैं, किसी प्रकार से इसे उगाने में परेशानी नहीं हो सकती है। दूसरी चीज क्या है कि मटर का जो पौधा होता है ये शाकीय होते हैं। कैसे होते हैं? हर्ब होते हैं। हर्ब मतलब कोमल। और इसके अलावा 1 वर्षीय होते हैं। 1 वर्षीय का मतलब है कि मटर के पौधे को हम वर्ष में 2 बार भी उगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पौधा जिसकी लाइफ स्पैन, अगर लाइफ साइकिल या जीवन अवधि अगर केवल 1 ही साल की है तो उसे हम बोलते हैं एनुअल, यानी कि 1 वर्षीय पौधा, जिसको 1 वर्ष के अंदर ही उगाया जाए और काट लिया जाए। ठीक है, तो मेंडल ने देखा कि इसे हम आसानी से उगा सकते हैं, पहला कारण तो यह था। दूसरा कारण है कि ये शाकीय पौधे होते हैं, 1 वर्षीय होते हैं और वर्ष में इसको हम 2 बार उगा सकते हैं। यानी अगर मेंडल को प्रयोग करना है तो इसके लिए ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी इसके फ्लावर जो है इनको प्राप्त हो जाएंगे, या इनके बीज जो है जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये पौधे शाकीय व 1 वर्षीय होते हैं। ठीक है, इनको हम वर्ष में 2 बार उगा सकते हैं, अतः किए गए जो भी प्रयोगों के परिणाम हैं वो जल्दी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कम समय में हम उगा लेते हैं पौधे को, 1 वर्ष के अंदर ही उगा लेते हैं, तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा प्रयोग करने के लिए। तो दूसरा मेन प्रॉफिट था इससे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मटर का पौधा होता है इसमें स्पष्ट रूप से विपरीत और विरोधी लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। तो मेंडल ने यह भी देखा कि मटर के पौधे में स्पष्ट रूप से विपरीत व विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, जिससे उन्होंने अलग अलग आसानी से अलग अलग वर्गों में बांट लिया पौधों को। ठीक है, ताकि उनको एक्सपेरिमेंट करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो तीसरा कारण यही था कि मटर के पौधे में स्पष्ट रूप से विपरीत या विरोधी लक्षणों का पाया जाना। चौथा क्या है कि मटर के जो पौधे होते हैं उनमें संकरण से प्राप्त जो भी संतानें होती है वो सब जननक्षम होती है। ठीक है, जनन करने में सक्षम होती है सभी की सभी संतानें। और पांचवा और आखिरी क्या है कि मटर के पौधे में आप देखेंगे कि अनेक शुद्ध प्रजनन किस्में मिलती है। ठीक है, मटर के पौधे की कई सारी अनेक शुद्ध यानी कि अच्छी अच्छी किस्म की प्रजनन किस्में जो है मौजूद है। इस कारण से भी मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। इसके कारण, इसके अलावा एक और रीजन है कि जो मटर के पौधे होते हैं कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअली होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअली यानी कि द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। तो मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, जिस कारण से इनमें हम आसानी से स्वपरागण करा सकते हैं। और इसकी बनावट भी ऐसी होती है मटर के पौधे की कि हम इसमें पर परागण भी करा सकते हैं, जिस कारण से मेंडल ने मटर का पौधा चुना। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट गुण थे मटर के पौधे के अंदर, जिस कारण से मेंडल ने मटर का पौधा चुना। यह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कारण, तो आपको तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रसव क्या है? प्रसव क्या होता है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन्स शामिल होते हैं? ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स जो है प्रसव की क्रिया में शामिल होते हैं? तो प्रसव की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास कोई गर्भवती महिला है। अब उस गर्भवती महिला के अंदर गर्भाशय में कोई शिशु जो है डेवलपमेंट हो रहा है। तो किसी भी गर्भवती मादा के अंदर आप देखेंगे जो गर्भस्थ शिशु है, ठीक है, जब वो गर्भस्थ शिशु बाहर निकलेगा, ठीक है, तो गर्भस्थ शिशु के बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? या तो शिशु जन्म कहते हैं या तो प्रसव कहते हैं। यानी किसी भी गर्भवती महिला के गर्भाशय से जब कोई भी बच्चा जो है, ठीक है, कोई भी गर्भस्थ शिशु मतलब गर्भाशय के अंदर जो शिशु है वो जब बाहर निकलता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रसव की क्रिया। यह एक पीड़ादायक क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें कई सारे हार्मोन्स जो है यहाँ पे आकर के एक्टिव हो जाते हैं, जिस कारण से वो जो गर्भाशय की नली है उसको संकुचित और शिथिलित करते हैं, जिस कारण से आसानी से बच्चा जो है बाहर आ सके। तो प्रसव की क्रिया क्या होती है? तो गर्भवती जो भी मादाएं होती है उनके अंदर गर्भाशय में जो भी गर्भस्थ शिशु होता है उस शिशु के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं प्रसव, यानी कि शिशु जन्म बोलते हैं। ठीक है, पार्चुरेशन बोलते हैं।
प्रसव की क्रिया को प्रेरित करने वाले कई सारे हार्मोन्स है, जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन्स है, इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। एक हार्मोन्स और आपको लिखना है जो कि प्रसव की क्रिया में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि प्रसव की क्रिया में जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है उसमें एक और हार्मोन्स चौथा आप लोग लिख लेंगे। चौथा हार्मोन्स कौन सा है? वो है रिलैक्सिन हार्मोन्स। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सा ऐसा हार्मोन्स है, ठीक है, कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो कि भैया शिशु जन्म के समय जो है रिलीज होता है, तो आपको याद रखना है कि रिलैक्सिन हार्मोन्स। तो चार इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन्स। ये चारों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो होते हैं ये प्रसव की क्रिया को प्रेरित करते हैं। तो प्रसव की क्रिया मतलब शिशु के गर्भस्थ शिशु के बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, जिसमें कई सारे अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीटोन, रिलैक्सिन वगैरह होते हैं। ये गर्भाशय को संकुचित कर देते हैं ताकि बच्चे को बाहर निकलने में मदद मिले। ठीक है, तो प्रसव एक ऐसी क्रिया जिसमें कोई भी गर्भाशय के अंदर शिशु जो है वो बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं प्रसव की क्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा हानि कैसे होती है? ये वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। डेफिनेट रूप से आप देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो अगर कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है या कोई भी इकोसिस्टम है, उसमें सबसे पहले तो हमको समझना है कि जो एनर्जी का प्रवाह होता है, एनर्जी का प्रवाह होता कैसे, यानी एनर्जी का प्रवाह किसे कहते हैं? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आप देखेंगे ऊर्जा स्रोत से, जो ऊर्जा का मेन स्रोत होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, वो होता है सूर्य। ठीक है, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत से जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है, उस ऊर्जा को उत्पादकों से लेकर के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक और अपघटकों की ओर जो भोजन के रूप में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा भोजन के रूप में स्थानांतरित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो हमारे पास मान लीजिए क्या है, उत्पादक होते हैं, किसी भी इकोसिस्टम में क्या होते हैं? उत्पादक। फिर इसके बाद क्या होते हैं? विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, विभिन्न श्रेणी के क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स होते हैं। फिर इसके बाद क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, जो कि एक दूसरे का क्या करते हैं? लगातार भक्षण करते हैं अपने भोजन के लिए। तो मान लीजिए कोई भी उत्पादक है, अब इसने सूर्य से डायरेक्ट क्या किया, इसने जो है सूर्य से एनर्जी को प्राप्त किया, और सूर्य से प्राप्त एनर्जी को इसने क्या किया? अपने भोजन के रूप में कन्वर्ट कर लिया। जब सूर्य की एनर्जी मिलेगी तो उत्पादक जो है अपना भोजन बना लेंगे। अब भोजन के रूप में स्टोर जो कर लिए हैं यहाँ पे उत्पादक जो है, तो वो भोजन को अब कौन खाएगा? उत्पादकों को खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार से भोजन क्रमशः जो है एक से दूसरे की ओर जो है स्थानांतरित होती जाती है। यानी भोजन स्थानांतरित हो रहा है तो ऊर्जा भी स्थानांतरित हो रही है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा भी भोजन के रूप में ही तो स्थानांतरित हो रही है। तो सिंपल से यही लिखना है आपको कि किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत से जो ग्रहण की गई ऊर्जा होती है, उसका उत्पादक से लेकर के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं और अपघटक की ओर जो भोजन के रूप में प्रवाह होता है ऊर्जा का, इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह। अब बात आती है कि ऊर्जा की हानि कैसे होती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। तो सिंपल सा मेथड आपको यह समझना है कि किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो सूर्य होता है। तो सूर्य द्वारा जब सौर ऊर्जा प्राप्त होगी तो हरे पौधे जो है क्या करेंगे? हरे पौधों के अंदर होता है क्लोरोफिल, और ये अपना भोजन बना लेंगे। तो जब ये भोजन बना करके इकट्ठा कर लेंगे उत्पादक, तो कुल भोजन का आप देखेंगे कि 90% जो ऊर्जा होगी, किसका? 90% जो ऊर्जा होती है, उस 90% ऊर्जा को वो स्वयं के कार्यों में खर्च कर देते हैं। मतलब उत्पादक के पास, उत्पादक ने अगर 100% एनर्जी बनाई है, तो 100% एनर्जी में से 90% एनर्जी जो है उत्पादक स्वयं की जैविक क्रियाओं में खर्च कर देते हैं। अब बचा कितना? 10% बचा है। तो वही 10% ऊर्जा जो है पहुंचेगी अगले श्रेणी के उपभोक्ताओं के पास। जब उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे तो उनके पास केवल 10% एनर्जी ही पहुंचेगी। और ये 10% एनर्जी का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमैन ने दिया था। ठीक है, लिंडेमैन आपको याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम, इन्होंने ही 10% नियम दिया था। ठीक है, एनर्जी का 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडेमैन ने ही दिया था। लिंडेमैन ने क्या बताया कि हर एक श्रेणी में क्या होता है? केवल 10% एनर्जी ही फ्लो होती है। ठीक है, हर एक श्रेणी में जो जीव होते हैं वो 90% एनर्जी स्वयं के कार्यों में यूज करते जाते हैं, और 10% उसका 10% एनर्जी जो है अगली श्रेणी में पहुंचती जाती है। तो मान लीजिए 100% एनर्जी थी उत्पादक के पास, कितनी थी? 100%। तो 100% एनर्जी में से 90% तो इसने स्वयं के कार्यों में यूज कर लिया। अब बाकी 10% जो एनर्जी थी वो पहुंच गई अगले श्रेणी के जीवों पर। अब अगले श्रेणी के जीव क्या करेंगे? जितनी एनर्जी इनके पास है उसका 90% यूज कर लेंगे, और उसका 10% एनर्जी जो है कहां पहुंच जाएगी? आगे के उपभोक्ताओं के पास। और यही प्रक्रिया क्रमशः किसी भी इकोसिस्टम के अंदर चलती रहती है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में
खाद्य श्रृंखला जितनी ज्यादा लंबी होती है ऊर्जा की हानि उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि उत्पादकों के पास है सबसे ज्यादा ऊर्जा, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो इस प्रकार से जितनी लंबी मान लीजिए खाद्य श्रृंखला होगी उतनी ही ज्यादा जो है ऊर्जा की हानि होती है। तो सिंपल सी आपको बताना है कि हर एक श्रेणी में क्या होता है, 90% ऊर्जा जो है स्वयं के कार्यों में यूज कर ली जाती है, बाकी की 10% जो शेष एनर्जी होती है वो अगले श्रेणी के जीवों को स्थानांतरित कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हर एक श्रेणी में 90% ऊर्जा का हानि होता जाता है और केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण जो है आगे की ओर होता जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यसन या एडिक्शन क्या है, इसके प्रमुख कारण लिखना है। ठीक है, तो व्यसन या एडिक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एडिक्शन का मतलब ही होता है लत। किसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति अगर मान लीजिए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से नशीले पदार्थों पर आश्रित है या नशीले पदार्थों का लगातार सेवन कर रहा है या नशीले पदार्थों पर ही निर्भर है, तो उसकी नशीले पदार्थों पर जो निर्भरता होती है यही कहलाती है व्यसन या एडिक्शन। ठीक है, तो व्यसन या एडिक्शन का मतलब क्या है कि शारीरिक अथवा मानसिक रूप से नशीले पदार्थों पर निर्भरता जो होती है, ठीक है, किसी व्यक्ति की शारीरिक अथवा मानसिक रूप से जो नशीले पदार्थों पर निर्भरता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, व्यसन या एडिक्शन बोलते हैं। सिंपल सा फंडा समझ में आ गया कि व्यसन या एडिक्शन क्या है। कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से नशीले पदार्थों पर निर्भर है या नशीले पदार्थों का लगातार सेवन कर रहा है तो यही प्रक्रिया व्यसन या एडिक्शन कहलाती है। व्यसन या एडिक्शन के कई अलग अलग इंपॉर्टेंट कारण हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो व्यसन या एडिक्शन के आपको कारण याद रखना है। पहला है उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे ने क्या किया, टीवी में या कहीं पर भी पोस्टर में एडवर्टाइजमेंट देखा। अब एडवर्टाइजमेंट में मान लीजिए उसने किसी नशीले पदार्थ के बारे में देखा जिसमें उसकी बढ़ा चढ़ा करके उसकी अच्छी बातें बताई गई है। अब उसके अंदर जो है मन में उत्तेजना जाग जाएगी, उसके अंदर मन में क्या हो जाएगा भैया, मन में उसके अंदर जिज्ञासा आ जाएगी कि भैया ये जब पिक्चर में ऐसा दिखाई दे रहा है या कि एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखाई दे रहा है तो रियल में क्यों नहीं इसका एक बार स्वाद लिया जाए कि कैसा होता है। और उसी चक्कर में फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। यानी पहला कारण है उत्सुकता। दूसरा है सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, सामाजिक दबाव का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आप कहीं पर अपने घर परिवार में देख रहे हैं, ठीक है, सामाजिक दबाव का सिंपल सा मतलब यह है कि आप किसी पार्टी वगैरह में गए। अब आप जब किसी पार्टी वगैरह में गए तो वहां आपके जबरदस्ती कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि ज्यादा मात्रा में नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। अब वो जबरदस्ती आपके ऊपर दबाव बनाने लग गया कि भैया नहीं नहीं थोड़ा सा तो ले लो, ठीक है, तो इतने में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है उस चीज की लत लगने लग जाती है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एडिक्शन है। तो सामाजिक दबाव मतलब, सामाजिक दबाव का मतलब भी यही है कि अगर 4 लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं तो उस दबाव में आकर के अगर आप नशीले पदार्थों की ओर अग्रसित हो जाते हैं तो यह है सामाजिक दबाव। तीसरा है निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा। बहुत सारे व्यक्तियों की यह मान्यता होती है कि उनको यह लगता है कि अगर नशीले पदार्थों का वो सेवन कर लेते हैं तो नशीले पदार्थों का सेवन करने से चूंकि कुछ समय के लिए जो हमारी मानसिक स्थिति होती है वो अपनी नियमित स्थिति से कहीं दूर चली जाती है, ठीक है, अपनी वास्तविक परिस्थिति से दूर कर देती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को लगता है कि हमको बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, तो उस आनंद की प्राप्ति के चक्कर में वो व्यक्ति धीरे धीरे लगातार जो है नशीले पदार्थों की ओर अग्रसित होता है और उनका लगातार सेवन करने लग जाता है। चौथा है उत्तेजना एवं अपूर्व आनंद की प्राप्ति। दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने के पश्चात उस व्यक्ति को लगता है कि कुछ समय के लिए वो अपनी वास्तविक परिस्थिति से दूर हो जाता है, तो उसको लगता है कि हमारी सारी निराशा और चिंता थकान जो है दूर हो गई है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कुछ व्यक्तियों को लगता है कि ये मान्यता होती है उनकी कि अगर भैया हम नशीले पदार्थों को सेवन करने के पश्चात जो है काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसी भी कुछ लोगों की मान्यता होती है। ये तो उनको नहीं पता रहता है कि भैया आंतरिक रूप से अंदरूनी रूप से आप देखेंगे कि आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, ठीक है, कई सारी प्रक्रियाएं आपकी प्रभावित हो जाएगी, बॉडी के पार्ट आपके प्रभावित हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। उत्तेजना एवं अपूर्व आनंद की प्राप्ति, तो बहुत सारे व्यक्तियों को लगता है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के पश्चात उनको अत्यधिक मात्रा में आनंद की अनुभूति होती है, जिस कारण से बहुत लोग जो है नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, ठीक है। एक और कारण होता है पारिवारिक इतिहास, ठीक है, पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास का मतलब क्या होता है, पारिवारिक इतिहास का मतलब होता है कि बहुत सारे समाज में, बहुत सारे परिवार में क्या होता है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ये क्या करते हैं, नशीले पदार्थों का दिन रात सेवन करते हैं। तो जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। घर के छोटे बच्चे भी बड़े बुजुर्गों को देखा सुनी करके वो भी इस चीज के प्रति धीरे धीरे अग्रसर हो जाते हैं। तो ये है पारिवारिक इतिहास।
तो व्यसन या एडिक्शन क्या है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारण है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कारण है, इनको आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है निषेचन क्या है, निषेचन का महत्व बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निषेचन का मतलब होता है फिजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर नर व मादा युग्मक आपस में मिल रहे हैं तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। नर युग्मक हमारा होता है मानव में, अगर आ जाए ह्यूमन हम बात करें तो मानव में नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो नर युग्मक व मादा युग्मक के आपस में मिलने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो निषेचन में क्या होगा, नर युग्मक जब मादा युग्मक के साथ मिलेगा तो नर युग्मक भी कैसा होता है, अगुणित, मादा युग्मक भी कैसा होता है, अगुणित। तो ये दोनों मिलकर के एक द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड संरचना का निर्माण करते हैं। और इस डिप्लॉइड संरचना को हम क्या बोलते हैं, इस डिप्लॉइड संरचना को हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट को हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि नर युग्मक व मादा युग्मक के आपस में मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नर युग्मक व मादा युग्मक के आपस में मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के बाद एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, यह भी आपको याद रखना है। मानव में अगर हम निषेचन की बात करते हैं तो मानव में आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और मानव में अगर हम निषेचन की बात करते हैं तो मानव में जो निषेचन होता है वो महिला की अंडवाहिनी नलिका में होता है। कहां होता है, अंडवाहिनी नलिका में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। निषेचन की परिभाषा, मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, इसके अलावा मानव में निषेचन होता कहां है, तो महिला की अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अब निषेचन का अगर महत्व देखेंगे आप लोग तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि निषेचन के द्वारा आप देखेंगे कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो द्विगुणित हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो नर युग्मक हमारा अगुणित होता है, मादा युग्मक भी अगुणित। जब ये आपस में मिलेंगे तो एक द्विगुणित संरचना का निर्माण हो जाता है। तो निषेचन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है, यानी कि डिप्लॉइड हो जाती है। दूसरा महत्व क्या है कि निषेचन के कारण क्या होता है, विभिन्न जीव जंतुओं में आप देखेंगे विभिन्नता पैदा होती है। निषेचन के कारण बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेगी। और क्यों ना मिले देखने को, डेफिनेट रूप से देखने को मिलेगी, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं आपस में तब निषेचन होता है। कुछ लक्षण नर के अंदर होते हैं, कुछ लक्षण मादा के अंदर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि विभिन्नता तो जीवों के अंदर पैदा होगी ही। कुछ लक्षण माता के आएंगे, कुछ लक्षण जो है पिताजी के आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि निषेचन के कारण जो है विभिन्न जीव जंतुओं के अंदर विभिन्नता यानी कि वेरिएशंस जो है उत्पन्न होते हैं। तीसरा क्या है कि शुक्राणु के प्रवेश से ही अंडाणु जो है सक्रिय होते हैं। ठीक है, अंडाणु कभी भी अपने से सक्रिय अवस्था में नहीं रहते हैं। जब शुक्राणु पहुंचते हैं, ठीक है, तभी अंडाणु क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि अंडाणु में तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं, जिसे वह शुक्राणु से प्राप्त करता है। ठीक है, तो तारक केंद्र को जो अंडाणु है वो कहां से प्राप्त करेगा, शुक्राणु से। क्योंकि शुक्राणु की संरचना में आपने देखा कि ग्रीवा भाग में दो सेंट्रियोल यानी कि दो तारक केंद्र पाए जाते थे, एक समीपस्थ तारक केंद्र और एक दूरस्थ तारक केंद्र। ठीक है, तो शुक्राणु की संरचना में तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं। उस सेंट्रियोल को अंडाणु जो है प्राप्त करता है जब, तभी जो है अंडाणु बार बार निषेचित होता है। ठीक है, बार बार विभाजित होता है। तो बार बार विभाजित होने का मतलब यह है कि जाइगोट जब बन जाएगा तो उसमें क्या होता है, विभाजन होता है। तो विभाजन के लिए जो है सेंट्रियोल जो है काफी आवश्यक होता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट महत्व है निषेचन के, जिनको आपको तैयार कर लेना है। आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो एमनियोसिंथेसिस एक भ्रूण परीक्षण की तकनीक होती है। इस तकनीक के माध्यम से हम किसी भी भ्रूण का परीक्षण कर सकते हैं। ऐसा भ्रूण जो कि किसी भी मादा के गर्भाशय के अंदर जो है विकसित हो रहा होता है, उस भ्रूण का हम परीक्षण कर सकते हैं इस तकनीक के माध्यम से। और कई सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं इस तकनीक के माध्यम से। जो भी बच्चा मान लीजिए गर्भाशय के अंदर डेवलपमेंट जिसका हो रहा है, उसके अंदर भ्रूणीय अवस्था में हम इसका परीक्षण करके उसके अंदर अगर कोई बीमारी है तो उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए जो गर्भाशय के अंदर शिशु जो है डेवलपमेंट हो रहा है वो बच्चा है कि बच्ची होगी, यानी कि पुत्र या पुत्री होगी, इस चीज का भी पता लगा सकता है एमनियोसिंथेसिस। मतलब एमनियोसिंथेसिस भ्रूण परीक्षण की एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम ना केवल कई अलग अलग बीमारियों का पता लगा सकते हैं भ्रूणीय अवस्था में ही, बल्कि हम होने वाले लिंग का भी पता लगा सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट चीजों का पता लगा सकते हैं। इस विधि में किया क्या जाता है, जैसे आप लोग यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है बेबी है जिसका डेवलपमेंट हो रहा है किसके अंदर, जिसका डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे
कि इस भ्रूण के चारों तरफ जो है एक द्रव भरा होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस भ्रूण के चारों तरफ द्रव भरा होता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि एक सिरिंज होती है, इस सिरिंज को हम बोलते हैं क्या, सर्जिकल सुई। क्या बोलते हैं, सर्जिकल सुई। तो इस सर्जिकल सुई के द्वारा हम भ्रूण के चारों तरफ जो द्रव उपस्थित है, इस द्रव को हम बाहर निकालते हैं और फिर इस द्रव का परीक्षण करते हैं। इस द्रव का परीक्षण करने के पश्चात हम किसी भी भ्रूण में उपस्थित जो अनुवांशिक बीमारियां हैं उनका हम पता लगा सकते हैं। गुणसूत्रीय अगर कोई बीमारी है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता से कोई अगर बीमारी हो गई है तो उसका भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। और हम भ्रूण के लिंग का भी पता लगा सकते हैं इस विधि के माध्यम से। तो यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है जिसमें हम भ्रूणीय अवस्था में ही किसी भी शिशु के अंदर होने वाली बीमारियों का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा भ्रूण के लिंग का पता लगा सकते हैं कि होने वाला शिशु जो है पुत्र या पुत्री होगा। सिंपल सी बात है, इसमें हम एक सर्जिकल सुई के माध्यम से एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालते हैं जो कि गर्भाशय के चारों तरफ उपस्थित द्रव होता है, उसको हम एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। उस एमनियोटिक द्रव को हम सर्जिकल सुई के माध्यम से बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के पश्चात उसका गुणसूत्रीय परीक्षण करते हैं और गुणसूत्रीय परीक्षण करने के पश्चात हम कई अलग अलग बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो ये है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस विधि क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है अपरा या प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अपरा या प्लेसेंटा की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी संरचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में, आप देखेंगे जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है, उसे ही हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसी संरचना होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक ऐसी संरचना होती है, ठीक है। एक ऐसी संरचना होती है जिसमें से आप देखेंगे कि ये मान लीजिए क्या है, भ्रूण है, और मादा में क्या होता है कि ये मान लीजिए अपरा या प्लेसेंटा है। तो इस रचना के माध्यम से जो शिशु है वो पोषण प्राप्त करेगा, खनिज पदार्थों को प्राप्त करेगा, ठीक है, जल को प्राप्त करेगा, और जो भी उत्सर्जी पदार्थ होगा उनको इस अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से ही बाहर निकालेगा। तो एक ऐसी रचना होती है अपरा या प्लेसेंटा जिसके माध्यम से जो भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूण और जो मादा होते हैं इन दोनों के मध्य क्या होता है, रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है, ठीक है। तो रुधिर में पदार्थों का जो विनिमय होता है वो अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। तो एक ऐसी रचना जो भ्रूण और मादा के मध्य, ठीक है, मादा के मध्य क्या करती है, रुधिर में पदार्थों का विनिमय करती है, उस संरचना को हम बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा के कई सारे कार्य हैं, आप देख सकते हैं। पहला कार्य है पोषण। तो जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है, यह भ्रूण पोषण कहां से प्राप्त करेगा, तो अपरा या प्लेसेंटा से ही पोषण को प्राप्त करता है। फिर गैसों का आदान प्रदान, दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान। जो भी गैसों का आदान प्रदान है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेना हो या CO2 को छोड़ना हो, तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही जो भ्रूण होता है वो ऑक्सीजन को छोड़ता है, बाहर निकालता है, और अपरा या प्लेसेंटा से ही ऑक्सीजन को खींच करके स्वयं के द्वारा लेता है। तो कुल मिलाकर के ऑक्सीजन को छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना या CO2 को छोड़ना हो, यानी गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो भी अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। उत्सर्जन का मतलब क्या है, जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं भ्रूण के वो किसके माध्यम से बाहर निकालता है, अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से ही बाहर निकलता है। संग्रहण एवं पाचन, जो भैया अपरा या प्लेसेंटा होता है ये कई अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड्स वगैरह को क्या करता है, संग्रहित करके रखता है, ठीक है, और उनका पाचन करता है, और पाचन कर करके जो है ये भ्रूण को प्रदान करता है, ठीक है। तो इनके द्वारा ही संग्रहण और पाचन किया जाता है, ठीक है, किसी भी भ्रूण का। तो ये अपरा या प्लेसेंटा के इंपॉर्टेंट कार्य या फंक्शंस हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। तो अपरा या प्लेसेंटा क्या है, इसके इंपॉर्टेंट कार्य आपको जरूर तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के इंपॉर्टेंट कारण लिखना है, कौन कौन से कारण होते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनके कारण जनसंख्या दिन पर दिन लगातार बढ़ रही है। जैसे भारत ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या वृद्धि के मामले में, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के कई सारे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। पहला है जन्म दर में वृद्धि। तो अगर जन्म दर में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जनसंख्या में वृद्धि तो होगी, जाहिर सी बात है। अगर जन्म दर बढ़ेगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जीवित होने वाले या जन्म लेने वाले प्राणियों की जो संख्या होती है उनमें अगर वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो पहला कारण है जन्म दर में वृद्धि। जन्म दर में वृद्धि होने से जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। दूसरा है निम्न मृत्यु दर। निम्न मृत्यु दर मतलब कम मृत्यु दर। अगर मान लीजिए मृत्यु कम हो रही है जीवों की, किसी पर्टिकुलर या किसी विशेष स्थान पर मरने वाले जो प्राणियों की संख्या है, किसी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर मरने वाले प्राणियों की संख्या मृत्यु दर या मोर्टेलिटी रेट कहलाती है। तो अगर मान लीजिए मरने वाले प्राणियों की संख्या कम है,
जबकि जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या ज्यादा है, मरने वाले प्राणियों की संख्या कम है, तो जाहिर सी बात है कि इससे जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अगर मृत्यु दर कम होगी तो भी जनसंख्या में क्या होगी भैया, तो भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तीसरा है प्रजनन दर का उच्च होना। ठीक है, आजकल प्रजनन दर जो है काफी ज्यादा में आप देखेंगे कि प्रजनन दर जो है महिलाओं के अंदर उच्च हो चुका है। जो हार्मोन्स 13 से 14 वर्ष की अवस्था में रिलीज होते थे वो अब 11-12 वर्ष की अवस्था में ही रिलीज होने लग जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के हार्मोन्स लेवल से लेकर के अगर हम जो भी आप कह सकते हैं एक प्रकार से द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है जल्दी विकसित होने लग जाते हैं। ठीक है, प्रजनन दर उच्च हो चुके हैं, कम उम्र में ही महिलाएं जो है प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाती हैं। ठीक है, तो जिस कारण से कम उम्र में ही प्रजनन की दृष्टि से अगर महिलाएं जो है या स्त्रियां जो है परिपक्व हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि इससे भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। फिर चौथा एक इंपॉर्टेंट कारण है आप्रवासन। आप्रवासन को बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर स्थान है, अब इस स्थान पे ऑलरेडी पहले से बहुत सारी स्पीसीज जो है रह रही हैं, वहीं बाहर से अगर कुछ स्पीसीज यहां पे आकर के रहने लग जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे शरणार्थी जैसे भारत में आए बांग्लादेश से, तो इससे आपको क्या देखने को मिला, भारत की जनसंख्या तो बढ़ेगी ना, जाहिर सी बात है। बाहर से अगर मान लीजिए घुस आकर के बहुत सारे लोग भारत में रहने लग जाएं तो भारत में भी जनसंख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। यह कि भारत की जनसंख्या ही जाकर के मान लीजिए कहीं दूसरी जगह रहने लग जाए तो वहां की जनसंख्या इंक्रीज होगी। तो कहीं पर भी अगर मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन होता है जीवों का, तो इससे जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। कई बार आपके एग्जाम में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी पूछे जाते हैं। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आपसे पूछा जाए तो पहला उपाय तो यही है कि जन्म दर को कम करके, अगर जन्म दर में कमी आएगी, प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या में अगर कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है, तो जन्म दर में जब कमी आएगी तभी जनसंख्या में कमी आएगी। ठीक है, तो जन्म दर को कम करके हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, विवाह की आयु बढ़ाकर। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे भारत में है ना, किसी भी लड़के की आयु अगर मान लीजिए 21 वर्ष है और यह कि लड़की की आयु जो है 18 वर्ष है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इस पर भी सरकार का संशोधन चल रहा है और जो पुरुषों की आयु है उसको 24 वर्ष करने वाली है सरकार, और लेडीजों की जो आयु है, ठीक है, महिलाओं की, उसको 21 वर्ष करने वाली है। ठीक है, तो बहुत जल्द ये भी नियम देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो बनकर तैयार हो चुका है ये नियम, शायद लागू नहीं हुआ अभी, आप लोग इसको देख लेंगे। तो विवाह की आयु अगर मान लीजिए बढ़ा दी जाती है तो इससे भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि कम उम्र में ही आप लोग देखते थे कि विवाह कर दिया जाता था पहले। ठीक है, बाल विवाह जैसे होता था, कम उम्र में ही मान लीजिए बच्चों का विवाह हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कम उम्र में ही बच्चे ज्यादा पैदा हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए भी विवाह की आयु अगर बढ़ा दी जाती है तो इससे भी जनसंख्या को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे शिक्षा का प्रचार प्रसार करके। ठीक है, अगर शिक्षा का हम प्रचार प्रसार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर जो भी धार्मिक कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, उनको दूर भगाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चों को जनसंख्या वृद्धि के जो भी भयंकर दुष्परिणाम होते हैं अगर हम वो बताएंगे तो इससे भी उनके अंदर जागरूकता पैदा होगी। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं जो है उनकी मान्यताएं बदलेगी। ठीक है, और जब उनकी मान्यताएं बदलेगी तो उनके अंदर की सोच समझने की क्षमता जो है उसमें भी बदलने की क्षमता आएगी, और इससे जो है जनसंख्या नियंत्रण में काफी हद तक कमी आएगी। तो जनसंख्या नियंत्रण को हम कम कर सकते हैं कई अलग अलग प्रकार के कारणों से, जन्म दर को कम करके, विवाह की आयु बढ़ा करके, शिक्षा का प्रचार प्रसार करके। ठीक है, इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है जो है हमारा एमटीपी। एमटीपी यानी कि चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है इस क्वेश्चन की। कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो बिल्कुल भी आप लोग इसको स्किप नहीं करेंगे। चिकित्सीय गर्भ समापन, सबसे पहले तो एमटीपी का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये तो पूरा नाम होता है एमटीपी का, जो कि आपको तैयार करके ही चलना है। पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब मेडिकल के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से अगर हम गर्भ को समाप्त करते हैं, ठीक है, शल्य क्रियाओं के माध्यम से या चिकित्सा के माध्यम से अगर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रेगनेंसी को खत्म करते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन। किसी भी गर्भ को अगर हम समाप्त करवाते हैं चिकित्सा के माध्यम से तो यही है, सिंपल सी बात है, चिकित्सीय गर्भ समापन। तो देखिए, वैधानिक रूप से अगर हम एबॉर्शन की बात करते हैं तो गर्भपात को करा करके भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए
प्रेगनेंसी की अवस्था हो गई है किसी लेडीज के अंदर, अब मान लीजिए वो उस बच्चे को नहीं चाहती है, तो ऐसे सिचुएशन में वो गर्भपात यानी कि एबॉर्शन करा सकती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही अपनाई जाने वाली विधि है एमटीपी, जिसमें कि एबॉर्शन के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, ठीक है, भ्रूण को समाप्त किया जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से एबॉर्शन करा करके भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए आप देखेंगे जो शासकीय चिकित्सालय होते हैं, इनमें जो है इसकी मुफ्त व्यवस्था भी उपलब्ध होती है। लेकिन बार बार मान लीजिए गर्भपात, कोई लेडीज अगर बार बार मान लीजिए गर्भपात कराती है तो उसके अंदर कई सारे हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, तो गर्भाधारण को रोकना ही सबसे बढ़िया उपाय हो सकता है। ये नहीं है कि गर्भाधारण हो गया उसके बाद फिर एमटीपी कराएं, ये ज्यादा हानिकारक है लेडीजों के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में बार बार कोई एमटीपी कराता है, कोई बार बार मान लीजिए एबॉर्शन कराता है, तो इससे क्या होगा, इससे स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, शरीर पर भी क्या आएगा, कमजोरी आएगी। तो बहुत सारे दुष्परिणाम शरीर के अंदर इसके हो सकते हैं, जिस कारण से गर्भाधारण को रोकना ही जनसंख्या नियंत्रण की सबसे बढ़िया विधि हो सकती है। उसके लिए कई अलग अलग विधियां हैं, जैसे ट्यूबेक्टोमी हो गई, वैसेक्टोमी हो गई, कंडोम का प्रयोग करके। इसके अलावा और कई सारी जैसे मुखीय निरोधक गोलियां होती है, टेबलेट होती है, बहुत सारे हमने आपको इंपोर्टेंट कारण बताए थे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। और मान लीजिए कोई भी लेडीज अगर है और वो एबॉर्शन कराना चाहती है, या कुछ भी मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि के तरीकों को अपनाती है, जनसंख्या नियंत्रण के तकनीकों को अपनाती है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। उसको अपने मन से ही किसी प्रकार से, है ना, कोई भी एक्शन या निर्णय नहीं ले लेना। इसके लिए किसी अनुभवी व्यक्तिगत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेंसी या प्रेगनेंसी का मतलब यही है कि मेडिकल के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से गर्भपात करा करके अगर गर्भ को समाप्त किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एमटीपी। ठीक है, तो आपको याद रखना है एमटीपी जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए एबॉर्शन करा करके गर्भाधारण जो किया जाता है, गर्भाधारण को जो कंट्रोल किया जाता है या गर्भाधारण को जो हटाया जाता है, तो उसके लिए ये एक प्रक्रिया होती है जिसको आपको तैयार करके चलना है। इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सारे के सारे जो भी हमने आपको लगभग 10 इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 अंकों वाले क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं। हो सकता है कि आपके ये क्वेश्चन 2 अंकों में पूछे जाएं या 4 अंकों में भी आ सकते हैं, लेकिन इनको अच्छे से तैयार करना है। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में आपको सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जिसको आपको लगेगा कि आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन आपके बीच का ही दे देगा, 2-3 क्वेश्चनों को घुमा करके दे देगा, या कि 2-3 क्वेश्चनों को आपको एक साथ ऐड करके दे देता है। ठीक है, जैसे 3 अलग अलग क्वेश्चन है उनको एक साथ दे देगा, तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।